क्वेश्चन आ गया। जी मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। बढ़ते अब आपके पहले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके ऑफलाइन पेपर में, यानी जब सीटेट का पेपर आपका ऑफलाइन आता था। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अब देखिए ऑफलाइन पेपर में क्या आता था, मान लो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दे दी, तो उस थ्योरी में जो जो पॉइंट है उनसे संबंधित पूछ लिया कि भाई जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता था। तो जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज में आप लोग ऑप्शन देखोगे, पहला विचार या सोच में केंद्रीकरण यानी सेंट्रेशन की बात हो रही है, तो सेंट्रेशन आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का साल क्या होता है? जब बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है, तो वो होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए अब सेंट्रेशन क्या होता है? सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण का मतलब है जब एक टाइम में आदमी किसी सिर्फ एक चीज पर, एक उसकी विशेषताओं को सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखे, मतलब एक टाइम पर किसी चीज की सब विशेषताओं को छोड़कर उस पर सिर्फ एक चीज पर ध्यान है। जैसे मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन आपने बच्चों को दे दिया, अब इस मोबाइल फोन की कई सारी विशेषताएं हैं, इससे आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब में अपनी काम की चीज देख सकते हो। लेकिन अगर ये बच्चे के हाथ में चला गया तो इसमें सिर्फ 2 ही काम होंगे, 1-2 काम मुश्किल के बस। या तो बच्चा अपनी सेल्फी लेगा, ज्यादातर देखना आपके घर में बच्चे खुद की सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, या फिर इसमें गेम खेलेंगे। मतलब इतनी सारी विशेषताओं को छोड़कर बच्चे ने खाली इसकी ये पर्टिकुलर या 1-2 विशेषता चुनी, तो यही होता है सेंट्रेशन, जब बच्चा अपने ध्यान को केंद्रित करता है सभी विशेषताओं में से कुछ 1-2 को छोड़कर। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण होता है। और ये किस स्टेज का बच्चा करता है? जब बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपके ऑफलाइन में। अब देखिए ऑनलाइन में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑनलाइन में पूछा गया था क्वेश्चन कि कोई बच्ची है, पर्टिकुलर नाम था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो वो जो चिकनी का घड़ा होता है, चिकनी मिट्टी जो होती है उसको जमीन में गाड़ती है और बोलती है, तर्क देती है कि कुछ समय के बाद उसको ये जो इसकी आकृति है ये सांप जैसी बनाकर इसके मिट्टी के घड़े की शेप को, साइज को बढ़ा देगी। तो अब उसको क्या पता कि अगर उसको मिट्टी का साइज बढ़ाना है तो उसको कई तरीके अपनाने पड़ेंगे, पानी देना पड़ेगा और मिट्टी ऐड करनी पड़ेगी, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन वो बाकी सब विशेषताओं को छोड़कर खाली इस चीज पर ध्यान लगा रही है, अगर इसकी सांप जैसी आकृति मैंने बना दी तो मिट्टी की क्या है, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है? सेंट्रेशन होता है। यहां तो सिंपल पूछ लिया कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर कौन कौन सी होगी, तो आपने आंसर सीधा लगा दिया, केंद्रीकरण। वहां पे क्या हुआ? वहां पर आपको एक परिस्थिति बना कर दी कि कोई बच्ची ये काम कर रही है, अब वो किस कंसेप्ट के अंदर आएगा, तो वहां पर चीज को थोड़ा घुमाकर आपसे पूछा है। अगर आपने चीजों को अच्छे तरीके से समझा है तो एग्जामिनर कितना भी घुमाकर पूछ ले आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे। ठीक है, तो जैसे सेंट्रेशन का आपको पता है कि जब आदमी किसी एक समय में सभी विशेषताओं को छोड़कर खाली एक विशेषता पर ध्यान देता है तो आपका सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण होता है। तो आप लोग समझे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर में क्या डिफरेंस आ रहा है, लैंग्वेज का डिफरेंस आ रहा है, एग्जामिनर आपका समझ पर आधारित चीज अब पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछा गया था, और ऑनलाइन पेपर में भी ऐसा नहीं है कि बहुत क्वेश्चन आपके हार्ड आए हैं, सिंपल भी क्वेश्चन आपके काफी पूछे गए हैं। इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करो तो ऑनलाइन वाले भी करना जो आपका पिछली बार सीटेट हुआ है, और ऑफलाइन वाले भी करना, दोनों भर के आप लोग करना है। ठीक है, जो मेरे वाले नोट्स है उनके अंदर आपको दोनों ही मिल जाएंगे, या फिर जो मॉक टेस्ट आपने ले रखे हैं मेरी ऐप के ऊपर उसमें भी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, या आपके पास कोई किताब हो तो उसमें देख सकते हो, लेकिन शायद आई नहीं मार्केट के अंदर ऐसी किताब। क्वेश्चन दे दिया अब आपको कि बच्चे के विकास का क्रम यानी सीक्वेंस पूछा है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, किस क्रम में होता है, बताओ कैसे होता है, आप लोगों का कैसे हुआ। ठीक है, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, ऐसा नहीं होता। अमूर्त वो चीजें होती है जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप लोग मुझे देख नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो मेरी आवाज सुनकर। मूर्त वो चीज होती है कॉन्क्रीट जिनको हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं पेन को पकड़ रहा हूं। तो बच्चे का विकास अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक होता है। कैसे? जब बच्चे का विकास होता है तो सबसे पहले वो सामान्य क्रिया करता है। आपने देखा होगा जब बच्चा होता है, या आप लोग भी थे, तो सबसे पहले आपने बैठना सीखा, फिर चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा। तो सबसे पहले आपने सामान्य क्रिया करी, फिर विशिष्ट क्रिया करी। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने पैदा होने के बाद सीधे दौड़ लगानी शुरू कर दी? नहीं है ना। तो इसलिए विकास जो होता है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक, तो दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा, दूसरा ही हो जाएगा। बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके ऑफलाइन पेपर में पूछा था।
क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधिगम की अभिप्रेरणा यानी जो लर्निंग का मोटिवेशन है उसको किस प्रकार कायम रखा जा सके। अब देखिए आप लोग भी अभी क्या कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो यानी कि अधिगम कर रहे हो। अधिगम में क्या सीख रहे हो आप लोग सीडीपी सीख रहे हो। तो सीडीपी सीखने का जो मोटिवेशन है इसको किस प्रकार कायम रखा जा सकता है वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखते हो ऑप्शन को, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बिल्कुल सही बात है। जो आपके गोल्स है, आपका गोल्स क्या है कि सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद जो वैकेंसी वाला एग्जाम है उसको पास करूं और मैं टीचर बन जाऊं, मुझको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो यही तो आपका गोल है। तो गोल पर फोकस करके आप लोग मोटिवेशन को कायम कर सकते हो, तभी सीख सकते हो आप लोग सीडीपी। कि सीडीपी सीखेंगे तो सीटेट पास होगा, आगे टीचिंग वाला एग्जाम पास निकलेंगे तभी हमको जॉब मिलेगी। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है। अगले देखते हैं, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ये तो आपका होने सरा कि इस तरीके का ऑप्शन आपका नेगेटिव होता है। यंत्रवत याद करके, देखिए जिस भी ऑप्शन में याद करने की बात आ जाएगी, मेमोराइज करने की बात आ जाएगी, प्रत्यय स्मरण स्मरण करने की बात आ जाएगी, रोट लर्निंग आपको कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, उसको देखते गलत काट देना। क्योंकि हमेशा जो है अब आपका एनसीएफ पढ़ लेना, एनईपी पढ़ लेना, रोट लर्निंग की जगह उस अब आपका समझ पर आधारित चीजें कही गई है इनके अंदर, ठीक है। और आपका सीटेट का पेपर भी आपका कुछ इसी तरीके से आता है। तो याद करना है आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक। बच्चों को दंड देकर, दंड देना बच्चों का यानी पनिशमेंट देना, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों को आप कभी भी पनिशमेंट नहीं दे सकते, ना तो फिजिकली और ना ही आप मेंटली, कि तू गधा है तेरे बस की कुछ नहीं है, जैसा आप लोगों के मान लो घर वाले या कुछ और दोस्त यार बोलते होंगे, फैमिली में बोलते होंगे। तो ये भी क्या है, ये भी आपका पनिशमेंट, एक तरीके का दंड है। और एक दूसरा होता है शारीरिक, जो आपको हमको मिला है, ठीक है, जिसमें डंडों से तुड़ाई होती थी। तो ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, ऐसा आपको ध्यान नहीं देना। अगर आपको लर्निंग के लिए बच्चे में मोटिवेशन को कायम रखना है तो उसके गोल्स पर, उसके जो उद्देश्य है उन पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका आया ऑनलाइन पेपर में, और ऑनलाइन पेपर में पहली बार ये देखने को मिला है असर्शन और आपके रीजन करके क्वेश्चन है। इनके अंदर कुछ भी नया नहीं है, बस इनके अंदर आपको अपनी समझ को लगाना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई नई चीज नहीं करनी। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कथन दिया हुआ है असर्शन, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवारों से है, यानी कि जिनकी आय अधिक है, अमीर जो घर के बच्चे हैं, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय यानी गरीब परिवार वाले परिवारों से अलग है। बिल्कुल सही बात है। देखो अमीर घर का बच्चा और गरीब घर का बच्चा दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। गरीब घर के बच्चों को खाने पीने की लाले पड़े रहते हैं, जबकि अमीर घर का बच्चा उसके दूसरे शौक रहते हैं, दूसरे काम होते हैं। उनके खेल में भी अंतर मिलेगा, उनके पहनावे में अंतर मिलेगा, उनके रहन सहन में अंतर मिलेगा, उनके एजुकेशन में भी अंतर मिलेगा। तो दोनों में नो डाउट अंतर जरूर मिलेगा, चाहे गरीब घर का हो चाहे अमीर घर का हो, ठीक है। तो पहला तो आपका क्या है, असर्शन सही है। उसके बाद इसमें तर्क दिया है, रीजन दिया है कि बच्चे की संकल्पना सार्वभौमिक है, यानी जो बच्चे कंसेप्ट बनाता है वो यूनिवर्सल होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तथा बचपन में बहुत विविधता होती है। देखिए आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का बचपन कुछ अलग तरीके से गुजरा है, मेरा कुछ अलग तरीके से गुजरा है। मैंने बचपन में गेम्स खेले, काफी क्रिकेट खेला है, कंचे खेले हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ाऊ, आपने पता नहीं क्या क्या करा होगा। तो हमारा क्या है, हमारे बचपन में विविधता देखने को मिलती है, अलग अलग बचपन देखने को मिलता है, ठीक है। काफी कुछ का मेरे जैसा भी देखने को मिल जाएगा, ठीक। और बचपन की संकल्पनाएं सार्वभौमिक नहीं है, आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सब हर किसी का जो बचपन है वो अलग अलग है, ये यूनिवर्सल नहीं है आप, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, रीजन सही है, यानी दोनों ही सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। आंसर बिल्कुल आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके बचपन की तरफ चली गई थी ये वाले क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये आपके ऑफलाइन में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताओ भाई, भावी शिक्षक हो, इसका आंसर बताओ। शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करेगा आपका। इसके ऑप्शन देता हूं मैं आपको कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक टीचर की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चे जहां पर आपस में कनेक्ट कर सके एक दूसरे से, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप कर सके। जिस भी क्लास में मान लीजिए बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर से आपस में संवाद कर रहे हैं, तो समझ जाना वहां पर एक सकारात्मक वातावरण आपको देखने को मिल रहा है। तो एक टीचर का भूमिका सबसे अच्छे अभी तक तो यही है, बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। कक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका
अनुशासन को बनाए रखना है। जहां पर भी आपको डिसिप्लिन यानी अनुशासन देखने को मिल जाए तो समझ जाना आपका ये भी नेगेटिव टर्म है। ये डिसिप्लिन, अनुशासन, ये सब हम लोगों के टाइम में बना हुआ था, आज की डेट में आपको इसको नेगेटिव मानना है। ठीक है, हमेशा बच्चों को वो चीजें करानी है जिसमें बच्चा इंकरेज हो सके, उसको प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, लेकिन उसकी भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन नहीं करेगा कि टीचर आया अपना कोर्स कंप्लीट करा गया, ये नहीं होगा। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। इसको भी मान सकते हैं, लेकिन आंसर आपका फर्स्ट सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि जहां पर बच्चे संवाद करें और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, आप लोग भी तो ऐसी सीखते हो, क्वेश्चन पुट अप करके। अभी आपके कमेंट ही देख रहा था मैं भी। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन पूछा आपके ऑनलाइन पेपर में। ऑनलाइन पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व यानी जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, कहा गया भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये रहा ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, तो किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूद दिखावट पर निर्भर करते हैं। अब देखो पेपर किस में पूछा गया, ये ऑनलाइन पेपर में। अगर ये क्वेश्चन ऑफलाइन में पूछा जाता, और जो कि बहुत बार पूछा गया आज तक सीटेट के इतिहास में, तो क्वेश्चन सिंपल ये आता है कि जीन पियाजे की किस अवस्था के अंदर बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण सीख जाता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण सीख जाता है। तो आंख बंद करके आंसर लगा देना कि आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर सीख जाता है। बट इसने क्वेश्चन को क्या कहा कि वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेता है, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूद दिखावट पर निर्भर करते हैं। देखिए जो जीन पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज है, जो आपके जन्म से लेके 2 साल तक का जो बच्चा होता है, वो पता है चीजें किससे सीखता है? आपके घर में भी बच्चा होगा 2 साल तक का, वो अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू चीजें सीखता है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन मतलब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीजें सीखता है। कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन होते हैं? 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और आपकी जो स्किन होती है, इनके माध्यम से बच्चा चीजों को सीखता है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, ये वही होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है बच्चा अपने माइंड में चीजों की छाप बना लेता है। आपने देखा होगा आपके घर में, मान लीजिए आप एक जगह पर अपना मोबाइल रखते हो या घर की चाबी रखते हो, आप एक बार को भूल जाओगे लेकिन बच्चा नहीं भूलेगा। अगर मान लीजिए आप भूल भी गए कि मेरा मोबाइल कहां रखा है, बच्चा बता देगा कि वहां पर रखा हुआ है। आप बच्चे से छुपा के देखना, कभी अपना मोबाइल फोन छुपा के देखना, तकिए के नीचे छुपा देना, बच्चा ढूंढ लेगा उसको। देख, ठीक है, क्यों? अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू। और ये 2 साल तक का बच्चा करता है सेंसरी मोटर स्टेज में, तभी इसका नाम रखा हुआ है सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से चीजें सीखता है। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए ऑनलाइन पेपर में बस चीजों को घुमाकर आपसे दे रहा है, बाकी और आपके सिलेबस के बाहर कुछ नहीं दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपकी लैंग्वेज 19-20 है, बाकी और ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जब प्रॉपर क्लास में स्टार्ट करा दूंगा तो ये भी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया, ये आपका ऑफलाइन पेपर में पूछा हुआ है कि जो एकाधिक बुद्धिमानी होती है, यानी कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? जिसमें इन्होंने अलग अलग तरीके की बुद्धियां बताई थी। पहले 7 बताई, फिर 8 बताई, फिर 9 बताई, अभी तक भी बताते जा रहे हैं। ठीक है, पता नहीं अभी करंट में कौन सी बताई है। तो इन्होंने कहा था कि व्यक्तियों के अंदर यानी आपके और मेरे अंदर कई सारी बुद्धियां है। ठीक है, अगर कोई गाना गाता है तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक और आपकी लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, ऐसे करके मतलब बहुत सारी बुद्धियां इन्होंने बताई हुई है। तो जो एकाधिक बुद्धिमानी है, इसका सिद्धांत कहता है, क्या कहता है वो? कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ये भी नहीं कहता। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ये भी नहीं कहता। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये कहता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो कि आपके हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। ठीक है, आंसर थर्ड से ही हो जाएगा। सीटेट वालों के लिए बड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है 4, इनके बड़े फेवरेट है। ठीक है, तो जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की और हार्वर्ड गार्डनर, इन 4 मनोवैज्ञानिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख लेना। जब ये डिटेल में भी इनको मैं चैप्टर कराऊंगा तो आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं पहले करा चुका हूं सब चीजें, लेकिन अब नए तरीके से कराऊंगा जो आपका अब सीटेट का एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछा गया है और क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था तो उसमें सिर्फ एक ऐसा ये टॉपिक था जो मेरी मैराथन से या जो मैंने चीजें कराई थी उससे बाहर पूछा गया था, क्योंकि सिर्फ इस टॉपिक की उम्मीद नहीं थी कि एनईपी 2020 से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और एनईपी 2020 से संबंधित लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया।
कई कई शिफ्ट तो ऐसी गई थी जिसमें 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन आए। तो जैसे ही मैं सीटेट का पेपर खत्म हुआ था, उसके बाद एनईपी 2020 के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब के ऊपर जाकर देख लेना। अब आपको इसका पूरा ऑफिशियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर जो जो मेन पॉइंट है सब मैंने निकाल के रखे हुए हैं और यूट्यूब पर उस वीडियो को डाला हुआ है, एनईपी 2020, साथ में मेरा नाम लिख देना, बाय सचिन सर, सचिन एकेडमी, सचिन चौधरी, कुछ भी हो तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। उसको पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आगे आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम दो, वो आपका पूरा हेल्प करेगा। बिल्कुल निचोड़ डाला हुआ है उसके अंदर, ठीक है। और ऑनलाइन पेपर से इसकी शुरुआत हो गई थी एनईपी 2020 की। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो देखिए एनईपी 2020 ने, अगर आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा है ना, तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ही आपका एनईपी 2020 के पॉइंट लगभग देखने को मिल जाएंगे। एनसीएफ ने भी और एनईपी 2020 ने भी, जो बच्चे की मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, ठीक है, जो बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसको बड़ा महत्वपूर्ण माना है। जैसे मेरी मदर टंग क्या है, मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मेरी मदर टंग हिंदी है, आपकी हिंदी होगी या कुछ और मदर टंग होगी, तो सबसे महत्वपूर्ण माना है बच्चे की जो मातृभाषा है। बच्चों को अपनी मातृभाषा में ज्यादा अवसर देने चाहिए बोलने के। बच्चे की मातृभाषा को कभी भी सीमित नहीं करना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा को हमेशा एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसलिए मातृभाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना है किसने, एनईपी 2020 ने भी और एनसीएफ 2005 ने भी, ठीक है। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। ये सब आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा जो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है। बस एक ये मतलब एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो मतलब मेरे पढ़ाए हुए से बाहर गया था, वरना लगभग चीजें जो मेरी क्लास थी और जो नोट्स थी उनसे आपको देखने को मिल गई थी, ठीक है। लेकिन इस बार ये भी मैंने करा दिया है एनईपी 2020 भी, तो भगवान ने चाहा तो इस बार वो भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आपका ऑफलाइन पेपर में पूछा हुआ कि कक्षा में सृजनात्मक यानी जो क्रिएटिव और जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है, वो आपको बताना है। देखिए बच्चे, कई क्लासरूम आपने देखी होगी, बहुत क्रिएटिव बच्चे होते हैं। और अगर बात करूं प्रतिभाशाली बच्चे, इनका आईक्यू लेवल होता है 140 प्लस का, आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है। सेल्फ एफिकेसी देखने को मिलती है, जो इनकी मेंटल क्षमता होती है, मानसिक क्षमता होती है, वो बहुत हाई लेवल की इनके अंदर देखने को मिलती है। जो भी अपने डिसीजन होते हैं उसमें सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ये नहीं कि भाई दूसरा हमारे ऊपर कोई चीज थोपेगा या वो हमारे लिए कुछ बताएगा, ये अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रहते हैं बहुत, ठीक है। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ पहचान है जो मैंने अभी आपको बताई है और एग्जाम में पूछी गई है। चलिए पढ़ते हैं अब इनके लिए कि इनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर बिल्कुल नहीं। ऐसा तो हमारे टाइम पर ही करते थे, जो बच्चा क्लासरूम में ज्यादा पढ़ाकू था टीचर ने कह दिया जाकर इन सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं करना प्रतिभाशाली बच्चों के साथ। आपको प्रतिभाशाली बच्चे याद रखिए, प्रतिभाशाली बच्चे देश की संपदा होते हैं। यही बच्चे आगे जाकर कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है। तो इसलिए प्रतिभाशाली बच्चों को आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना है। अगला है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। बिल्कुल सही आंसर आपका अभी तक सबसे सही यही हो जाएगा। इनको आपको एक सही तरीके से डायरेक्शन देना चाहिए ताकि जो इनका कैरियर है वो आगे सक्सेसफुली बन सके, ठीक है। और यही हमारे देश का आगे जाके भविष्य भी बनाते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर अतिरिक्त समय की जरूरत नहीं है। उनके प्रति स्नेही होने पर, स्नेही तो आपको किसी भी बच्चे के प्रति नहीं रहना, ठीक है। एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्यादा स्नेह मत दिखाना बच्चों को। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, मतलब जैसा आपने देखा होगा क्लासरूम के अंदर आप लोग बैठे रहते थे तो किसी की सिर्फ पीछे वाली सीट थी, कोई अगले वाली सीट पर बैठता था, कोई बीच वाली पर बैठता था। तो बैठने की जो व्यवस्था है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होना चाहिए। पीछे वालों को कभी आगे बैठा दो, आगे वालों को बीच में बैठा दो, बीच वालों को पीछे बैठा दो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए, ठीक है। तो बैठने की अवस्था में लचीलापन और अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना, यानी जो सीख रहे हैं बच्चे, जैसा आप लोग सीख रहे हैं या बच्चे सीखते हैं, तो समूह में कार्य करना ये किस कक्षा कक्ष की विशेषता बताता है वो आपको बताना है। व्यवहारवादी कक्षा कक्ष नहीं, सामाजिक और संरचनावादी कक्षा कक्ष। देखिए जब बच्चे समूह में रहकर किसी काम को सीखेंगे तो उनका बच्चों का सामाजिक विकास देखने को मिलेगा, और संरचनावादी कक्षा कक्ष तो देखने को मिलेगा जब यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी हर चीज के अंदर, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन बच्चा क्लास में सबसे पीछे बैठता था, ठीक।